आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में केस ट्रांजैक्शन को लेकर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि आप बैंक में, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट है, आप उसमें कितना केस डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना केस विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर टीडीएस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप किसी भी पर्सन से एक दिन में आप कितना केस रिसीव कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्सन से कैश में लोन कितना ले सकते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं आईटीआर 4 जिसमें सेक्शन 44 एडी या 44 एडीए के थ्रू अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपने केस डिपॉजिट किया, उस केस डिपॉजिट को अगर आपने इनकम में शो नहीं किया हुआ है तो उस पर आपको कितनी पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके जितने भी डाउट है वो सभी डाउट आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं केस डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग अकाउंट एज पर इनकम टैक्स। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी इनकम जो हो रही है वो सैलरी से हो रही है, और सैलरी के अलावा अगर आपके पास में कोई कैश है और वो कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो एक साल की जो लिमिट है वो है सर 10 लाख रुपीस। दैट मीन्स कि अगर एक साल में अगर आप 10 लाख रुपीस तक अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इसकी नोटिफिकेशन, यानी कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप एक साल में डिपॉजिट करते हैं तो फिर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक नोटिफिकेशन सेंड करता है कि इस पर्सन ने 10 लाख रुपए से ज्यादा आपने केस डिपॉजिट किया हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि केस 10 लाख रुपीस से ज्यादा आप बैंक में डिपॉजिट ना करें। अब बात करते हैं सर करंट अकाउंट्स की। करंट अकाउंट्स जो होता है हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसमें डेली ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो इस लिमिट को उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। लिमिट यहां पर ले रखी है सर 50 लाख रुपीस। अगर आप करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं एक फिजिकल ईयर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी जो लिमिट है ये है सर 50 लाख रुपीस। अब यहां पर करंट बैंक अकाउंट सर एक रेगुलर बिजनेस का है जिसमें आईटीआर 3 के थ्रू फाइल कर रहे हैं, जिनका टैक्स ऑडिट है, उनके लिए सर कोई भी लिमिट नहीं है। नॉर्मली आप जितना भी कैश बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं ये आपके बुक्स में उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है, तब जाके आपके बैंक में केस डिपॉजिट होता है। यहाँ का भी ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो सेक्शन 44 एडी के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके लिए हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हम बात करेंगे आगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप ये इनकम शो नहीं करते हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, केस रिसिप्ट लिमिट, कि आप किसी भी पर्सन से एक दिन में आप कितना केस रिसीव कर सकते हैं। Act provides that no person can receive an amount of INR 2 lakhs or more in cash। आप किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा केस रिसीव नहीं कर सकते इन एग्रीगेट ऑफ पर्सन इन अ डे, या एक दिन में किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, या फिर किसी एक इनवॉइस के सामने 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड वन इवेंट ओकेजन फ्रॉम वन पर्सन। अब बात करते हैं कि सर ये 2 लाख रुपए से अगर आप रिसीव कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक अगर आप रिसीव कर सकते हो तो ये देगा कौन? क्योंकि बिजनेस में तो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि सर 10,000 रुपीज से ज्यादा आप केस में बिजनेस में नहीं दे सकते। यहां पर बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन। सर आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन सामने वाला पर्सन सर इंडिविजुअल है, तो वो आपको 2 लाख रुपए देगा क्योंकि उसके ऊपर तो कोई भी 10,000 रुपीज की कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपके लिए वो लिमिट यहां पर डिसाइड की हुई है कि आप किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा आप केस में रिसीव नहीं कर सकते अगर आप बिजनेस है और इंडिविजुअल पर्सन से आप रिसीव कर रहे हो तो। आप सर अगर आपने ज्यादा रिसीव कर लिया और आपने बुक्स में दिखा दिया तो उस पर कोई पेनल्टीज है क्या? बिल्कुल पेनल्टीज है। 269 ST में पेनल्टीज है। एज पर सेक्शन 271 DA, in case of failure to comply with the provision of section 269 ST, penalty amount equal to the amount receipt is payable। जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है उतनी ही आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन से अगर आप कोई भी केस रिसीव कर रहे हो तो 2 लाख रुपीज से ज्यादा आप उस पर्सन से रिसीव ना करें। अब बात करते हैं सर 269 SS ऑफ इनकम टैक्स। ये बात करता है सर लोन की। कैश में आप किसी भी पर्सन से कितना लोन ले सकते हैं। 269 SS prohibits taxpayer from taking accepting loans or deposit or sum more than 20,000 in cash। आप किसी भी इंडिविजुअल से एक साल में 20,000 तक
कैश में आप लोन ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप केस में लोन 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। ऑल लोन्स एंड डिपॉजिट ऑफ मोर देन 20,000 मस्ट ऑलवेज बी टेकन थ्रू ए बैंकिंग चैनल। अगर आपको 20 इंडिविजुअल पर्सन से अगर आपको 20,000 से ज्यादा का लोन लेना है तो आप बैंकिंग चैनल से ले, यानी कि बैंक से ले, आप इनका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी मोड में आप वहां से ले ले। लेकिन कैश में आप 20,000 से ज्यादा कैश में आप लोन किसी भी पर्सन से आप नहीं ले सकते। पेनल्टी क्या है सर इस पर? 269 SS कुड लीड टू पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड। यानी कि 20,000 से ज्यादा अगर आपने लोन दिखा दिया तो उस पर आपकी जो पेनल्टी है वो जितना आपने लोन दिखाया है, जो जितना लोन लिया है, उतनी ही अमाउंट्स की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट बियॉन्ड बॉस। जिस कोर्स में आपको 350 प्लस आवर्स का लेक्चर्स मिलते हैं, 450 वीडियोस हैं, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, 9th मॉड्यूल्स कवर होते हैं, बेसिक्स टू एडवांस। लाइफ टाइम इस कोर्स की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड व्यू, PDF नोट्स आपको मिलते हैं, बैक सपोर्ट आपको वहां पर मिलता है और सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मोर इंफॉर्मेशन आप इस कॉल पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये बात कर रहा है लोन डिपॉजिट की। सर आप पर कोई भी लोन है, अगर आप उसको डिपॉजिट करना चाहते हो कैश में, तो कितना अमाउंट आप कैश में डिपॉजिट कर लोन में डिपॉजिट कर सकते हो। 269T provide that any branch of banking company, cooperative society firm, another person cannot repay any loan deposit otherwise than by account pay or check account pay rents 20,000 or more. That means अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, कोई भी लोन है, उस लोन को अगर आपको रीपे करना है और कैश में आप सिर्फ 20,000 रुपीज तक का आप लोन रीपे कर सकते हो। 20,000 से ज्यादा का लोन आप रीपे कैश में नहीं कर सकते हो, अदर देन आप बैंक से कर सकते हो, आप चेक से कर सकते हो, किसी भी मोड में आप कर सकते हो, लेकिन कैश में आप 20,000 रुपीज से ज्यादा का लोन पे नहीं कर सकते। इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई प्रोविजन सेक्शन 269T पेनल्टी एंड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट रिपेड इज पेबल। सेम अमाउंट की आपको यहां पर पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि हाउ इज द केस डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट टैक्स। सर आपने बैंक अकाउंट में केस डिपॉजिट किया, वो उस पर टैक्स किस तरह से चार्ज होगा, क्या वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सर अगर इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल के पर्सन के केसेस में बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स की। सेविंग बैंक अकाउंट्स में हमने बताया कि सर आपको 10 लाख रुपीस की आपकी लिमिट है। 10 लाख रुपीस तक अगर आप केस डिपॉजिट करते हो तो वहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा कि 10 लाख रुपीस आपके पास में कहां से आया। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपीस से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है कि ये पैसा कहां से आया, अगर आपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कहीं भी शो नहीं किया हुआ है तो। अब बात कर रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में भी आप सेक्शन 44 ADA के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसमें बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमें बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है तब हम कैश में जितना भी केस लिया हो या दिया हो, ये सब कुछ हम कहीं पर भी दिखाते नहीं है। लेकिन अगर हम ऑडिट है हमारा और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें हमको कैश बुक मेंटेन करना हमारे लिए भी जरूरी होता है। तो 1 रुपया भी आया तो भी हमको एंट्री करनी है, एक डिपॉजिट किया वो भी एंट्री करनी है। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 ADA के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको कैश बुक मेंटेन करने की जरूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है। ऐसे केसेस में अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो इनकम आपकी किस तरह से कैलकुलेट होगी वो हम देखने वाले हैं। डिपॉजिट दैट अलाइन विद द बिजनेस टर्नओवर declare an income tax return, particularly those under section 44 ADA are exempt from penalties. Conversely, deposit there are unrelated to business operation may attract attention to tax department. अब ध्यान से समझना सर, अगर आपने आपका बिजनेस है, बिजनेस का सर करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट्स में अगर आपने 50 लाख रुपीस से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही चलेगा सर ऑब्वियसली। लेकिन इससे कम का अगर आपने कैश डिपॉजिट किया, 50 लाख से कम का अगर आपने कैश डिपॉजिट किया और जितना भी आपने कैश डिपॉजिट किया वो आपने आपकी इनकम के अंदर शो नहीं किया, आपने जो भी सेल्स दिखाया, एक सेल्स दिखाना होता है सेक्शन 44 AD के थ्रू अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आपने क्या किया सर, जो भी आपका सेल्स हो रहा था बिजनेस का वो सेल्स दिखाया, 6% 8% के हिसाब से आपने प्रॉफिट दिखा दिया। लेकिन जो बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया उसका कोई भी जिक्र आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया। ऐसे केसेस में Income Tax Department holds the authority to issue notice under Section 68 of the Income Tax Act when individuals are unable to authenticate the sources of their income.
अब सर इनकम टैक्स एक्ट के पास में सर अथॉरिटी होती है अंडर सेक्शन 68 कि वो जितना भी आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने का। अब डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करेगा कि ये जो पैसा आपने डिपॉजिट किया हुआ है ये पैसा कहां से आया था। अगर आप उसका सही सही तरह से जवाब दे देते हैं और अगर वो वैलिड है इट्स ओके, लेकिन अगर वो वैलिड नहीं है या फिर उनको ऐसा लगता है कि सर ये आपकी इनकम थी और आपने इस पर इनकम टैक्स पे नहीं किया हुआ है, आपने टैक्स चोरी की है, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके 60% टैक्स चार्ज करेगा आपकी उस इनकम पर। जितना भी आपने केस डिपॉजिट किया हुआ है, जितना आपने केस डिपॉजिट किया हुआ है और इनकम के अंदर आपने शो नहीं किया हुआ और वो इनकम थी जिस पर आपने टैक्स की चोरी की है, उस इनकम जो कैश डिपॉजिट है उस पर 60% के हिसाब से टैक्स चार्ज करेगा। अलॉन्ग विद 25% सरचार्ज होगा और 4% सेस होगा इम्पोज। तो यह आपको ध्यान रखना है अगर आप सेक्शन 44 एडी के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसमें आपके क्लाइंट के केस डिपॉजिट कितने हुए हैं और वो जो केस डिपॉजिट है वो क्या आपके इनकम का पार्ट है या नहीं है, वो आपको यहां पर शो करना है। तो सेक्शन 44 एडी के थ्रू जब भी हम ITR 4 फाइल करते हैं वहां पर आपका ऑप्शन आता है कि केस में आपका सेल्स कितना है और बैंक से सेल्स कितना है, तो कैश में आपको वो सेल्स वहां पर आपको शो करना है। अगर आप शो कर लेते हैं इट्स ओके, अगर नहीं करते तो फिर वहां पर आपके फंसने के चांसेस रहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर टीडीएस का सेक्शन 194N कहता है कि अगर आप केस विड्रॉल करते हो, जब केस विड्रॉल करते हो तो इस पर टीडीएस डिडक्शन के कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है, अगर आप 1 करोड़ रुपीस तक अगर विड्रॉल करते हो तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप विड्रॉल करोगे एक ईयर में तो आप पर 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपने प्रीवियस के सभी रिटर्न्स फाइल किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस के 3 इयर्स के अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो 20 लाख रुपीस तक अगर आप विड्रॉल करते हो ऊपर तो आपको 2% के अमाउंट से टीडीएस डिडक्ट होगा, और अगर आप इससे ज्यादा करते हो तो 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। नॉर्मली अगर किसी का भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो हमारी इनकम मानी जाती है क्योंकि टीडीएस ऑलवेज इनकम पर डिडक्ट होता है, लेकिन यहां पर सेक्शन 194N के थ्रू अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो ये आपकी इनकम नहीं होगी, और ये जो टीडीएस होगा ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करेंगे तब आपको या तो रिफंड हो जाएगा या फिर आपका जो भी इनकम टैक्स पेबल होगा उसके सामने सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे सर कुछ केस ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कितना केस ट्रांजैक्शन हमें करने हैं, कितने हमें नहीं करना है, इसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज हैं और क्या क्या टैक्स लग सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।